Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept of cognizance. In the last previous class of cognizance, we have already completed section 198, that is relating to offense against marriages. In today's lecture, we will continue section 198A, that is dealing with the section 498A IPC. 498 आईपीसी क्या बात करता है? 498 आईपीसी का जो है वो कहता है कि जो क्रूरल्टी के मामले में नॉर्मली जिसे हम दहेज का केस कहते हैं, तो उस मामले में ये बात कही गई है कि हस्बैंड और कोई भी रिलेटिव है हस्बैंड का, वो अगर क्रूरल्टी करता है तो उस मामले में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मली झूठे आरोप भी इस पर लगाए जाते हैं, तो इसको समझते हैं कि ये आखिर कंसेप्ट क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से इसको लेकर चलना है। सबसे पहले अगर आपके पास बैरेक्टर आप निकाल लीजिए। 498 का जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन में आपको मिलेगा कि जो ये ऑफेंस होते हैं ये क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। इनकी 498 का जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसमें क्या होगा? एफआईआर दर्ज होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी कह रहे कोई भी कोर्ट जो है shall take cognizance of an offence punishable under section 498A except upon a police report. पुलिस रिपोर्ट आए बिना कोई भी कॉग्निजेंस नहीं होगा, और अपन एक कंप्लेंट या कंप्लेंट आ गई हो जो एग्रीड पर्सन है या उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और बाय हर फादर और मदर्स ब्रदर और सिस्टर कि फादर का ब्रदर है, मदर का ब्रदर है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट और एनी अदर पर्सन रिलेटिंग टू हर ब्लड मैरिज अडॉप्शन। तो ये क्या कहना चाह रहा है? इसमें दो प्रकार के फैक्ट्स दे दिए, उलझा दिया एक तरीके से। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऐसा मैटर होता है कि हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा है या दुखी किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम पुलिस में क्या करते हैं? नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन जाती है। आजकल मौजूदा टाइम में क्या है कि पहले इंक्वायरी उस पर होती है, इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, फिर कुछ होता है। इंफॉर्मेशन जाती है नॉर्मली वुमेन सेल में, वुमेन सेल में इंफॉर्मेशन जाती है। वुमेन सेल क्या करता है? 2 या 3 जो हियरिंग्स के उनको मौके देगा, उनको बुलाएगा। हियरिंग मतलब काउंसलिंग होती है उनकी। जब काउंसलिंग हो जाएगी और वो साथ रहने को एग्री नहीं है, नॉट एग्रीड, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर क्या होता है? एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो ये एफआईआर में एक इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब जो चैप्टर 12 है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा सीआरपीसी का। जब चैप्टर 12 पूरा फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा? चालान, चार्जशीट होगी। चालान, पुलिस रिपोर्ट जिसे बोला जाता है, वो क्या है? 173 क्लोज 2 में वो कोर्ट में पेश हो जाएगी। जब कोर्ट में 173 पेश हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? कौन सा मैटर फॉलो होगा? सेक्शन 190A 191 का बी प्रोविजन आ जाएगा। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? कॉग्निजेंस ले लेगा। अगर लगा कि बेल के कुछ है सिस्टम, तो जो अलग सिस्टम डेली जो भी कोर्ट्स में फॉलो किया जाता है क्रिमिनल कोर्ट्स में, वो फॉलो हो जाएगा। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, पुलिस में मैटर गया, पुलिस ने नो रिकॉर्ड ऑफ एफआईआर, नो रिकॉर्ड, एफआईआर रिकॉर्ड ही नहीं करी। फिर क्या? एफआईआर की कॉपी लेके क्या जाते हैं? सेक्शन 200 के अंदर फिर कंप्लेंट फाइल करते हैं। अगर कंप्लेंट आएगी उसमें विटनेसेस आएंगे, और उसके बाद क्या होगा? कोर्ट क्या लेगी? इसमें कॉग्निजेंस लेगी। तो ये बात कहना चाह रहा है इसमें। तो 498A का कंसेप्ट, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगी। 498A में पहले क्या था? फैमिली, पूरी फैमिली रिलेटिव्स को उठाते थे, इसमें पुलिस उठा ले जाती थी, गिरफ्तार करके ले जाती थी। लेकिन जब से अरनेश कुमार का केस आया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कोर्ट ने कहा कि पहले आप मौका दो पार्टीज को, क्या पता कुछ झूठे आरोप हों, पहले आप क्या करो? अपने लेवल पे प्री इंक्वायरी करो, और फिर जाके अगर लगे तो फिर आप क्या करोगे? इसमें अरेस्ट करोगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक फैमिली लाइफ में डेली कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स अराइज होते रहते हैं। बस एक नॉर्मल सा रहता है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होगा, वाइफ कहती है मैं तो दहेज का केस करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तेरे को मैं चक्कर कटवाऊंगी। बस इस चक्करों में वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। ये है हमारा 198A। अब आ जाते हैं 198B। ये बात करता है किसकी? कॉग्निजेंस की। 376B 376B किस चीज की बात करता है? मैरिटल रेप की बात करता है। 376 कहता है
कि शादी हो चुकी है, शादी के बाद जो है हस्बैंड जबरदस्ती करता है, तो वो क्या आ जाएगा, 376B आ जाएगा। मैरिटल रेप यानी कि जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है। जब हस्बैंड वाइफ का जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, एक डिग्री पास हो चुकी है, तो उसके बाद अगर मान लो हस्बैंड के द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है, हालांकि वो मैरिटल रिलेशन में होंगे, जब जुडिशियल सेपरेशन होता है तो उनका डाइवोर्स नहीं होता, वो मैरिटल रिलेशन होता है। लेकिन जब डाइवोर्स होता है तो वो रिलेशन खत्म हो जाता है, फिर नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होगा। कि 376B का अगर केस फाइल किया जाएगा तो कौन करेगा? व्हेन द पर्सन मैरिटल रिलेशन में है, प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और लगना चाहिए कि एक ऑफेंस हुआ है और कंप्लेंट हैविंग बीन फाइल्ड और मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड। इसमें वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट की जाएगी कि मेरे हस्बैंड ने हमारे जुडिशियल सेपरेशन के बाद मेरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो उस मामले में जब वाइफ कंप्लेंट करेगी तभी जो है कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हालांकि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बट इसमें जब भी कॉग्निजेंस लेगी जब क्या है उसमें पुलिस को कंप्लेंट जो जाएगी वो वाइफ के द्वारा जाती है। हम बात करते हैं 199 की। फिर आज का हमारा ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस। कह रहा है कि डेफेमेशन की केस में जो 499 का डेफेमेशन है, अपन एक कंप्लेंट होनी चाहिए। प्रोवाइजो कहता है कि वही सारा सिस्टम अगर 18 ईयर्स से कम है, इडियट है, ल्यूनेटिक है, सिक है, फॉर्म है, तो उस मामले में कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से कंप्लेंट कर सकता है नॉर्मली। सेकंड क्लॉज मैंने पहले क्लासेस में करवाया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी है, कोई और मिनिस्टर्स है, तो उस मामले में क्या है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगा। पर वो भी कितने टाइम तक लेगा कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस? कंप्लेंट किसके द्वारा दी जाएगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। फिफ्थ क्लॉज कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस तब ले सकता है 6 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा, बल्कि फिर JMIC जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल फोर्थ विद फैक्ट्स के साथ कि वह उसमें कोई ऑफेंस हुआ है, नहीं हुआ है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या थी, क्या उसके पार्टिकुलर्स थे, क्या ये सफिशिएंट है कि नोटिस दिया जाए एक्यूज को, तो वो सारा कसूर देखा जाएगा। कोई भी कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा तब तक नहीं होगी जब तक एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का है और एनी अदर एम्प्लॉयड स्टेट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 6 कहता है कि अगर आपने कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन में आपने 6 मंथ का टाइम निकल गया है तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है कॉग्निजेंस लेने की, उसको आप क्या नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते। ये है हमारा कॉग्निजेंस का सारा कंसेप्ट। तो आप जो है इस कंसेप्ट को अच्छे से सुनिए। 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। 5 लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए, 2 बार 3 बार समझिए। नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।